Hello everyone, I am Naveen and today we are going to learn about the respiratory muscles. So, the muscles of respiration are also called breathing pump muscles. They form a complex arrangement around the lungs to ease and support the process of respiration. जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है इन्हें ब्रीदिंग पंप मसल्स भी कहा जाता है। ब्रीदिंग पंप मसल्स मतलब जो कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, ब्रीदिंग की प्रोसेस में क्या करती है, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्प करती है। दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट अराउंड द लंग्स। ये लंग्स के अराउंड, लंग्स के चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट फॉर्म करती है और सपोर्ट करती है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की प्रोसेस को। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सो these muscles possesses exactly the same basic structure as all other skeletal muscles। जैसे अदर स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, उनमें जो जो चीजें प्रेजेंट होती है सेम स्ट्रक्चर इन मसल्स का होता है। केवल डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ फटीग रेजिस्टेंट फाइबर्स। फटीग रेजिस्टेंट फाइबर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जल्दी नहीं थकती हैं, ये थकती नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। और अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में फटीग जनरेट होगा तो इससे रेस्पिरेशन इंटरप्ट होगा और एक्जर्बेशन की कंडीशन जनरेट हो सकती है या डेथ हो सकती है। तो ये मसल्स क्या होती हैं, फटीग जनरेट नहीं होता है इनमें, या ये मसल्स थकती नहीं है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय बोथ वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी मैकेनिज्म। हम इनको अपनी कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी सेल्फली कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल होती है वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी बोथ ऑफ द मैकेनिज्म। सॉरी, टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो रेस्पिरेटरी मसल्स के टाइप्स को समझना बिल्कुल इजी है। देखो, रेस्पिरेशन दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स किस एयर को इंस्पायर करना, एक्सपायरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ठीक है, इंस्पायरेशन मीन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस को इनहेल करना एंड एक्सपायरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस को एक्सपेल आउट करना। तो जो इंस्पायरेशन में हेल्प करेंगी उन्हें बोला जाएगा इंस्पायरेटरी मसल्स, और जो मसल्स एक्सपायरेशन में हेल्प करेंगी उन्हें बोला जाएगा एक्सपायरेटरी मसल्स। अब फर्दर लेक्चर्स में हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहां में समझ में आएगा कि ये मसल्स कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अभी जनरली समझते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जिसमें लंग प्रेजेंट हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज किस तरीके से होता है, यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, एक्सपेंड करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जब डिक्रीज होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, उस कंडीशन में एयर क्या हो जाएगी, इंस्पायर हो जाएगी। मतलब एयर क्या हो जाएगी हमारे पास में, अंदर आ जाएगी थोरेसिक कैविटीज में या लंग्स में। तो ये क्या करती हैं हमारी इंस्पायरेटरी मसल्स, थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करती है और इंस्पायरेशन में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स के बारे में। सो मसल्स दैट हेल्पफुल इन कंप्रेस द थोरेसिक कैविटी आर कॉल्ड एक्सपायरेटरी मसल्स बिकॉज दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो ये मसल्स क्या करती हैं, थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस करती हैं या फिर उसके शेप को रीगेन करने में हेल्प करती है, उसे अपनी प्राइमरी पोजीशन में लेकर आती हैं, जिससे क्या होता है, एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशंस में एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। So we can further subdivide the respiratory muscles into two categories. First one is primary and the second one is accessory. So first we will discuss about the primary respiratory muscles. So the primary inspiratory muscle is diaphragm and external intercostals. कौन कौन सी प्राइमरी मसल्स होती है इंस्पायरेशन के लिए, डायाफ्राग्म जो कि 70 to 80% जो कि 70 to 80% इंस्पायरेशन को सपोर्ट करता है, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब इसके नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर वाला, इंटर मतलब होता है बीच का, और कोस्टल्स मतलब होता है रिप्स। कोस्टल वर्ड यूज होता है रिप्स के लिए, बार बार वर्ड आएगा इसलिए इसको ध्यान रखना कि कोस्टल वर्ड यूज हुआ है रिप्स के लिए। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज का एक टाइप है, बट यहाँ पे हम जनरली रिप्स के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं। तो देखो, दो रिप्स के बीच में जो आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दो रिप्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें बोला जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बेसिकली ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली, और
इंटरनल मतलब अंदर वाली, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वर्क करती हैं। अब देखते हैं ये इंस्पायरेटरी हो गई। अब एक्सपायरेटरी देखते हैं, तो रिलैक्स्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस हैपन्स बिकॉज ऑफ इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग एंड सरफेस टेंशन। तो जो हमारा रिलैक्स्ड और नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, जैसे अभी हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, अभी हम एक्सपायरेशन करेंगे या सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो ये कंडीशन कैसी होती है, पैसिव होती है। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे कोई प्राइमरी मसल्स नहीं है। हाँ, डायफ्राग्म यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी यहाँ पे वर्क करेंगे, लेकिन ये अपनी शेप को रिगेन करेंगी, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा स्पेशल चेंज नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्राइमरी मसल्स में हमारे पास में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दो टाइप की मसल्स होनी चाहिए। इंस्पायरेटरी मसल्स डायफ्राग्म होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जबकि एक्सपायरेटरी में कोई मसल्स यहाँ पे वर्क प्ले नहीं करती हैं। इनमें पैसिव प्रोसेस है, मसल्स वर्क करती हैं लेकिन वो अपनी शेप को रिगेन करती हैं, ठीक है। उनमें कोई स्पेशल चेंजेस नहीं होते हैं। अब एसेसरी मसल्स के बारे में बात करते हैं। सो द एसेसरी मसल्स आर यूजफुल ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड एंड ऑल्सो ड्यूरिंग फोर्स प्रोसेस और डिसफंक्शन ऑफ प्राइमरी मसल्स। तो एसेसरी मसल्स हमारी कब यूजफुल होती हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज जैसे प्रोसेस को करते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे लिए एटीपी की ज़्यादा नीड हो। एटीपी, अब ये तो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें एटीपी चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है। तो देखो, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए फूड जब ऑक्सीडाइज होता है उस कंडीशन में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। कैसे? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, देन ईटीएस, और उससे क्या बनती है, हमारी एटीपी का प्रोडक्शन होता है अल्टीमेटली, क्योंकि एटीपी हमारी एनर्जी है और किसी भी फोर्सफुल प्रोसेस को करने के लिए, एक्सरसाइज को करने के लिए क्या लगता है, एटीपी लगती है। तो एटीपी को बनाने के लिए फूड के साथ में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक नीड मतलब फूड की नीड बढ़ जाती है, फूड के ऑक्सीडेशन की नीड बढ़ जाती है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो फर्दर क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन की डिमांड इस तरीके से यहाँ पे बढ़ गई है। लेकिन हमारी जो प्राइमरी मसल्स थी वो तो अपने फुल फंक्शंस दे रही थी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारी बॉडी एसेसरी मसल्स से वर्क लेगी, ठीक है। तो देखना, जब भी हम दौड़ते भागते हैं या कोई भी एक्सरसाइज वाली प्रोसेस करते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारी नेक में जो एसेसरी मसल्स प्रेजेंट हैं एंड एब्डोमेन में जो एसेसरी मसल्स प्रेजेंट हैं वो वर्क करने लगती हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हमें क्लियरली उनका वर्क दिखाई देता है। सो एसेसरी मसल्स कब एक्टिव हो जाएंगी, जब हम कोई एक्सरसाइज वाला प्रोसेस कर रहे होंगे या फिर प्राइमरी मसल्स का डिस्फंक्शन होगा, जैसे कि डायफ्राग्म 70 to 80% इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। अब डायफ्राग्म में पैरालिसिस हो गई, डायफ्राग्म ही वर्क नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, रिगेन नहीं कर पा रहा है शेप को, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एसेसरी मसल्स वर्क करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें चाहिए वरना डेथ हो जाएगी, जनरली सी बात है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में एसेसरी मसल्स वर्क करती हैं। अब एसेसरी मसल्स को याद करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जनरेट करी हैं। तो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी ये भी दो टाइप की होती हैं। इंस्पायरेटरी जो मसल्स हैं वो, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है LPS3, और एक्सपायरेटरी मसल्स के लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास में 2AOI, ठीक है। तो पहले इंस्पायरेटरी को देखते हैं। तो इंस्पायरेटरी में हमारे पास में 3 मेन मसल्स हैं और 2 ये माइन्यूट फंक्शंस देती हैं इंस्पायरेशंस के लिए। फर्स्ट, इसको याद करने के लिए देखो ऑर्डर क्या रहेगा, जब हम इंस्पायरेटरी को याद करेंगे तो हम नेक रीजन से जाएंगे एब्डोमेन रीजन की तरफ, और जब हम एक्सपायरेटरी को याद करेंगे तो एब्डोमेन रीजन से नेक रीजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेक वाले रीजन में हमारे पास में प्रेजेंट होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। SCM बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, इसको क्या बोला जाता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और SCM। सेकंड जो मसल इसके बाद आती है वो है स्केलेनी। इसके बाद जो ब्रेस्ट रीजन में, चेस्ट में जो हमारा ब्रेस्ट रीजन होता है वहां पे हमारे पास में प्रेजेंट होती है पेक्टोरलिस मेजर, और पेक्टोरलिस मेजर के को अगर हम हटा दें तो उसके नीचे हमें दिखाई देगी पेक्टोरलिस माइनर। इसके बाद में सेरेटस एंटीरियर और लेटिसिमस डोर्सी, ये मसल्स भी हमारे पास में माइन्यूट रोल प्ले करती है इंस्पायरेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मसल्स हमारे पास में प्रेजेंट होती हैं। अब कोड वर्ड्स इसको कैसे याद करेंगे, L स्टैंड फॉर latissimus dorsi, P stand for pectoralis minor and major, and S3 means 3 types of muscles that start with the S. First one is sternocleidomastoid or SCM, the second one is scalene, and the third one is serratus anterior. Okay. किसी किसी बुक्स में ये 3 मसल्स ही मेंशन्ड होती हैं, बाकी ये 2 मसल्स के बारे में उतना डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये भी माइन्यूट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब एक्सपायरेटरी मसल्स भी हमारे पास में होती हैं, तो एक्सपायरेटरी भी हमारे पास में
5 मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक्सपायरेटरी मसल्स में सबसे जो मेन मसल्स है वो होती है हमारे पास में इंटरनल इंटरकॉस्टल्स, ठीक है। जैसे वहां पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स थी, यहाँ पे कौन सी रहेंगी, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। अभी कहाँ रहेगी, देखो इसको याद करने का भी वही सेम ऑर्डर रहेगा। कहाँ, यहाँ क्या करेंगे हम, एब्डोमेन से अपर रीजन में, नेक रीजन में जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास में मसल्स सबसे पहले प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी रहेंगी, एब्डोमिनल मसल्स। कौन कौन सी एब्डोमिनस है हमारे पास में, रेक्टस एब्डोमिनस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है, रेक्टस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब दो टाइप की ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होंगी इसके बाद में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली और इंटरनल मतलब होती है अंदर वाली। अब इसके बाद में चेस्ट में कौन सी मसल्स है हमारे पास में, रिप्स के बीच में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इस तरीके से हमारे पास में 5 मसल्स प्रेजेंट होती है। इसका कोड वर्ड है 2AOI। 2 स्टैंड फॉर 2 एब्डोमिनल मसल्स, 2 oblique muscles, and I stand for इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। तो 2 एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमारे पास में कौन कौन सी हैं, एक तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है और सेकंड वन इज रेक्टस एब्डोमिनस। और ऑब्लिक कौन कौन सी हैं, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल वन। ओके, तो इस तरीके से लेक्चर हमारा क्लियर होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी अपडेट फ्रॉम मी। थैंक यू अगेन।